जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश सर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों आज हम लोग खान सर के पीडीएफ के साथ हिस्ट्री नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6 में वैदिक काल किसे कहते। जी हाँ दोस्तों, फ्री वाले क्लास में आप सबको मैं दूंगा। वही क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा कि वैदिक काल कहते किसे, और वैदिक काल से बनने वाले और हर एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल कहते किसे, वैदिक काल का समय कितना कितना था, वैदिक काल कितने प्रकार में बांटे गए। ठीक है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि वैदिक काल के निर्माता कौन है, और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि वैदिक काल में और सिंधु सभ्यता में अंतर क्या है। ठीक है, वैदिक काल और सिंधु सभ्यता में क्या अंतर है दोस्तों। ये नोट्स खान सर से लिया गया है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनता है दोस्तों, और आप सभी नहीं देखे तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। हमारा 4 ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जो कि ये 5वां लेक्चर हमारा होगा। ठीक है, तो बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम लोग वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल कहते किसे, तो पहले दोस्तों एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अपने पास बहुत समय, तो एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दोस्तों वैदिक काल का जो समय था दोस्तों 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। वैदिक काल के जो समय रहा दोस्तों अपना, वो 1500 लेकर के 600 बीसी तक रहा। पहले एक एक पॉइंट पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब बात करेंगे कि ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं और उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं। इन सारे पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आता है दोस्तों एक बात कि दोस्तों वैदिक काल बनाया गया, ठीक है, लेकिन इसके निर्माता कौन है। कोई भी चीज़ का अगर इन्वेंशन होता है, खोज होता है, तो उसके एक निर्माता होते कि नहीं होते। जो कोई भी अगर चीज़ बनता है तो उसके क्या होते हैं, एक निर्माता होते। लेकिन वैदिक काल के निर्माता की बात किया जाए तो आर्य थे। कौन थे दोस्तों, यहाँ पर एक एक पॉइंट मैंने लिख करके लाया, क्योंकि आप सभी यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स के साथ साथ आप सभी स्टडी करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। वैदिक समाज के जो निर्माता थे वो आर्य थे। ठीक है, आर्य मध्य एशिया से दोस्तों, जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट ही आप सभी को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आर्य क्या आए थे, मध्य एशिया से आए थे, और भारत में सप्तसैदव प्रदेश में बस गए, या पंजाब या हरियाणा वाले दोस्तों क्या कि वहाँ पर जाकर के बस गए। आर्य की भाषा संस्कृत थी। जो आर्य लोग थे दोस्तों वो कहाँ से आए थे, आर्य। बात कर लूँ कि वैदिक सभ्यता के वैदिक काल के जो निर्माता है वो आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और सप्तसैदव के स्थान पर क्या किए थे दोस्तों, बस गए थे। जो आर्य लोग थे उनका जो अपना जो भाषा था वो संस्कृत था। क्या था दोस्तों, उनका भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये संस्कृत के कारण जो आर्य लोग थे वो अपने आप को ये समझिए कि क्या समझ रहे थे कि वो संस्कृत जानने लगे, तो उनको क्या लगा कि हम विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जो भारत के लोग थे, अगर जिनको संस्कृत नहीं आता था, जो आर्य लोग से नहीं बिलोंग करते थे, उनको वो निम्न मानते थे कि वो हमसे छोटे हैं, यानी कि वो निम्न जाति के हैं। अगर ये संस्कृत जानने लगे तो इनको कहना था कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो संस्कृत नहीं जानता है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लेकिन इस बात को गलत हुआ, क्योंकि दोस्तों ये जो मान रहे थे ये आर्य लोग कि हम ही जो संस्कृत जानते हैं तो हम लोग सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आजकल के डेट में तो ऐसा कोई नहीं किया कि व्यक्ति संस्कृत जानता है, सारे व्यक्ति का संस्कृत हो सकता है, आजकल वो नहीं है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब संस्कृत जानते थे तो इन्होंने क्या बोला कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका कहना ये था। ठीक है, उसके बाद आर्य इसके बात करें दोस्तों तो, लेकिन किंतु ये गंगा नदी के ये दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, अगर जो वैदिक काल की जो नदियाँ थी, वैदिक काल की नदियाँ जिसको अभी हम जिस नाम से जानते हैं उस नाम से कब बुलाया जाता था, जब वैदिक काल में इस नदियों को किस नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो बात करते दोस्तों वैदिक काल के नदियों के बारे में, कि पहले जो अभी जिस नाम से हम जिस नदी को जानते हैं उस नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। देखिएगा क्या कर रहा है, आधुनिक नाम।
जो कि दोस्तों अभी जिस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं सिंध, सिंध को प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, सिंधु, ये इसका प्राचीन नाम है दोस्तों, ठीक है। झेलम, झेलम का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, बिस्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप सब इस पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि जो झेलम नदी थी उसका प्राचीनतम नाम बिस्ता था। गंडक की बात करें, गंडक का प्राचीनतम नाम सादानीरा, गंडक का प्राचीनतम नाम दोस्तों सादानीरा था। क्या था, सादानीरा था, ठीक है। उसके बाद व्यास, व्यास का बिपाशा, व्यास नदी का जो प्राचीनतम नाम था वो बिपाशा था। क्या था, बिपाशा था, उसका प्राचीनतम नाम बिपाशा था, ठीक है। उसके बाद कुर्रम, कुर्रम का प्राचीनतम नाम दोस्तों कुंभ था, कुर्रम का प्राचीनतम नाम कुंभ था। अब आता है काबुल, कुंभा, काबुल का दोस्तों क्या था, कुंभा था। घंघर, उसके बाद दृष्टदती, रावी नदी का दोस्तों जो प्राचीनतम नाम था पुष्णी था। क्या था दोस्तों, पुष्णी था। क्या था, पुष्णी था। सतलंज, उसका दोस्तों सतुद्री करके था उसका नाम, जो प्राचीनतम नाम था वो सतुद्री था। चिनाब नदी का उसके अस्किनी, चिनाब का दोस्तों प्राचीनतम नाम अस्किनी था, चिनाब का प्राचीनतम नाम अस्किनी था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अब ये हो गया दोस्तों वैदिक काल के नदियों के बारे में। एक बार और देख लेते हैं कि वैदिक काल के नदियों के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो वैदिक काल में नदियों के बारे में कहने का मतलब है कि अभी जिस नदी को हम जिस नाम से जानते हैं उसे वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ये आप सभी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो कह रहे कि सिंध को सिंधु, झेलम को बिस्ता, गंडक को सादानीरा, व्यास को बिपाशा और कुर्रम को कुंभ, ठीक है। काबुल को कुंभा, घंगर को दृष्टदती और रावी को पुष्णी, सतलंज को सतुद्री, चिनाब को अस्किनी, तो इस नाम से जाना जाता था। अब आता है कि सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है। जो हमें अभी जो सिंधु सभ्यता दोस्तों पढ़ कर आ रहे आगे कि सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता का दोस्तों जो खोज किए गए थे वो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, जो कि वो जानकारी दिए थे इसके बारे में। लेकिन इसकी जो खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिले थे, ठीक है। इसमें दोस्तों मन का भी मिला था। उसके बाद करें यहाँ पर जो खुदाई हो रहा था सिंधु सभ्यता के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता जो था दोस्तों वहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को पूर्व से पश्चिम की ओर थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी दोस्तों वो बहुत ही क्या रहती थी, साफ रहती थी। वहाँ की नलियाँ ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार था और इसका जो अपना क्षेत्र था 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। क्या था दोस्तों, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब बात करते हैं हम सभी कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों तो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इन दोनों में अंतर क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या अंतर है। सिंधु सभ्यता जो थी दोस्तों ये नगरीय सभ्यता थी। विश्व की पहली शहरी सभ्यता क्या थी, सिंधु सभ्यता थी। विश्व की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। उसके बाद कह रहे कि जो वैदिक सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता आप सभी का एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता है वो मात्र सतात्मक था, लेकिन वैदिक सभ्यता पितृ सतात्मक। सिंधु सभ्यता मात्र सतात्मक था, लेकिन जो वैदिक सभ्यता था वो पितृ सतात्मक था, ठीक है। नेक्स्ट अंतर क्या है, प्रमुख पशु बैल था। यानी कि सिंधु सभ्यता में बात करें तो सिंधु सभ्यता में प्रमुख जो पशु थे वो बैल थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में प्रमुख अगर पशु की बात किया जाए दोस्तों तीसरा नंबर पर, तो क्या थी दोस्तों, गाय थी। क्या थी, वो गाय थी प्रमुख पशु, ठीक है। चौथा नंबर पर बात किया जाता है दोस्तों सिंधु सभ्यता में युद्ध से
परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये युद्ध से परिचित नहीं थे, ये लोहा को नहीं जानते थे, ये तलवार युद्ध और बात करें तो इसको नहीं जानते थे सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है। लेकिन वैदिक सभ्यता में गाय माता को लेकर के युद्ध हुआ करता था, ठीक है। गाय माता को लेकर के युद्ध हुआ करता था, किसमें? तो वैदिक सभ्यता में। तो इसमें क्या होता था दोस्तों? युद्ध होता था। सिंधु सभ्यता में दोस्तों कांसे की खोज हुई, सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहे का खोज हुआ, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ साथ व्यापार भी होता था। सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ साथ व्यापार भी होता था, लेकिन वैदिक सभ्यता में कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, यहाँ पर मैं लिख दूँ इसमें कृषि प्लस पशुपालन, कृषि तथा प्लस पशुपालन, और इसमें दोस्तों कृषि और कृषि प्लस यहाँ पर व्यापार, यानी कि सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ साथ व्यापार भी होता था। और वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसमें आप सभी को कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जा रहा था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में शिव तथा मातृ देवी की पूजा होता था। जो सिंधु सभ्यता था इसमें मातृ देवी और शिव की पूजा होता था, लेकिन वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। जो वैदिक सभ्यता था इसमें इंद्रदेव एक बात करें तो महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा पूरा वैदिक काल के बारे में, ठीक है। ये रहा दोस्तों किसके बारे में? पूरा वैदिक काल के बारे में। तो आप सभी को जो 4 वीडियो अभी बनाए दोस्तों वो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही डिटेल तरीके से दोस्तों इतिहास को समझाया गया, इतिहास कितने प्रकार के कौन कौन से दोस्तों सारे पॉइंट समझाया गया। तो आप एक बार जरूर वीडियो जाकर देखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और खान सर के पीडीएफ को पाने के लिए आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसको खान सर का पीडीएफ चाहिए। मैं एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा और उस पर आप सभी को पीडीएफ दोस्तों सेंड हो जाएगा। जो कि पैसा मिलता है वो मेरे वीडियो के द्वारा दोस्तों आप सभी को फ्री में दिया जाएगा। तो आप सभी इस बात को याद करना ना भूले दोस्तों, इस बात को कमेंट करना ना भूले। आप सभी को मैं दोस्तों मेरे द्वारा खान सर का प्रॉपर वीडियो और दोस्तों आप सभी को पीडीएफ मैं दूंगा खुद से, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में आना ना भूलिएगा।